हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फाइनली आज हम इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं और आज हमारा इस पूरे चैप्टर का यानी कि लाइफ प्रोसेस का जो है बिल्कुल एज अ लास्ट लेक्चर है ना। बहुत लंबा चैप्टर था, काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपने ये सारे के सारे जो 10 लेक्चर्स है, आज हमारे जैसे 10 लेक्चर है, ये 10 लेक्चर्स है, अगर आपने सारे ध्यान से पढ़े हैं, एक एक चीज इस क्लास की आपने अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट की है, तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रुकेगा नहीं, इस बात की गारंटी लेता है एसके भी, है ना जी। और साथ में मैं भी लेता हूँ, ये बात पक्की है। ठीक है, तो इसके अंदर आज हमारा जो है फाइनल टॉपिक है और फाइनल टॉपिक का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। और काफी बच्चों को क्या होता है भैया, डाउट होता है दो टर्म्स के अंदर। एक तो टर्म होती है भैया डाइजेशन और एक होती है एक्सक्रीशन। दो टर्म्स होती है ना, और दो टर्म्स के अंदर काफी लोगों को क्या होता है, डाउट होता है। देखो डाइजेशन के अंदर अगर बताऊं तो डाइजेशन क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। सही बात है, पढ़ा है आपने ऑलरेडी डाइजेशन के अंदर। और जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन आता है वेस्ट रिमूवल। अभी वेस्ट रिमूवल जो है कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि जब हम डाइजेशन के अंदर ही हमने पढ़ा था, जो फूड जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है वो एज अ फिकस हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है ना। इसी तरह से हम पढ़ते हैं, जैसे हमारा स्वेट है ना, स्वेट भी क्या है, एक तरह का एक्सक्रीशन है। इसके अंदर भी क्या हो रहा है, वाटर के फॉर्म में कुछ जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो रिमूव आउट हो रहे हैं, वो भी रिमूव आउट हो रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक्सक्रीशन है। इसी तरह से हमारे जो लंग्स है वो क्या कर रहे हैं, CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं। CO2 हमारी बॉडी के लिए एज अ वेस्ट है, तो ये भी क्या है, एक्सक्रीशन है ना। इसी तरह से हम बॉडी जो हमारी है यूरिन पास आउट करती है, तो यूरिन के अंदर भी क्या होता है, यूरिया होता है, तो ये भी एक तरह से क्या है भैया, एक्सक्रीशन है। तो वेस्ट रिमूवल जो है हमारी बॉडी के अंदर, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। और जो मेन हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, वो पढ़ना है वो यूरिन पास आउट वाला, कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लड प्योरीफाई को कैसे होता है, कौन सा ऑर्गन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ये हम इस टॉपिक के अंदर आज पढ़ना है। तो इसके अंदर जो मेन ऑर्गन होते हैं वो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है ऑलरेडी। ये जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, ये किसका है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, हमारी किडनीज। ये हमारी क्या है, किडनीज। हमारी बॉडी में दो किडनीज होती हैं, और अगर दोनों की कीमत लगा दी जाए तो इनकी इतनी कीमत है कि आराम से एक बंदा 2 आईफोन ले सकता है। सुना होगा ये वाला जोक आपने, है ना। तो लेकिन बेचनी नहीं है, कभी आज ही जाओ और आईफोन लेके आ जाओ घर, और पेट देखो तो उस पर टाके लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना। तो इसमें सिंपल बात क्या है, जो ये यहाँ पर किडनीज दिख रही है, ये कैसी है, बी शेप है ना, कैसी है, बी शेप है। और इनका काम क्या होता है, ब्लड को प्योरीफाई करना। ब्लड को क्या करती है, प्योरीफाई करती है। प्योरीफाई करके जो उसमें से वेस्ट होता है उसको रिमूव आउट कर देती है, और जो उसके अंदर प्योरीफाइड अपना ब्लड है उसको दोबारा से क्या कर देते हैं, डबल सर्कुलेशन के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाता है। ये काम होता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जो कौन परफॉर्म करवा रहा है, अपना किडनीज परफॉर्म करवा रहे हैं। दो किडनीज होती है ना। अब इसके अंदर खास बात क्या है, इसके अंदर जो खास बात है, एक तो आपको ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, ये पूरा ब्लू वाला पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं रेनल वेन, है ना। जब भी रीनल वर्ड यूज होगा वो हमेशा किडनी के लिए होगा। इसी तरह से जब वर्ड होगा यूज, जैसे कार्डियक, कार्डियक वर्ड हमेशा हार्ट के लिए होता है ना। इसी तरह से एक वर्ड होता है हिपैटिक, हिपैटिक वर्ड हमेशा रहेगा लिवर के लिए। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी। कहीं पे भी आपको रीनल वर्ड एसोसिएट दिख रहा है तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए किडनी से रिलेटेड। कहीं पे आपको कार्डियक वर्ड दिखाई दे रहा है किसी MCQ के अंदर, तो आपको तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए कि भैया इसमें क्या है, ये आपका है हार्ट की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर रीनल वेन क्या कर रही है, रीनल वेन क्या करती है, चलो पहले रीनल वेन छोड़ो, पहले आर्टरी समझते हैं। जो एओर्टा आपको दिख रही है, ये क्या दिख रही है, रेड कलर की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका काम है, हार्ट से क्या होता है, ब्लड आता है, ब्लड आके किसके अंदर चले जाता है, अपनी किडनीज के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। किडनीज के अंदर ट्रांसपोर्ट होने के बाद वहां पे क्या होता है, जो सब्सटेंस है उसका एक्सचेंज होता है, वेस्ट क्या हो जाता है, रिमूव आउट हो जाता है। जो प्योरीफाइड ब्लड है वो क्या हो जाता है, इस रीनल वेन के थ्रू क्या हो जाता है, दोबारा सर्कुलेशन में ऐड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेना कावा। जो बड़ी वाली वेसल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेना कावा। और जो पर्टिकुलरली हमारे
किडनीज के अंदर जो है एग्जिट ले रही है, किडनी से जो एग्जिट ले रही है वो है रीनल वेन, और जो किडनीज के अंदर एंट्री ले रही है वो क्या है, रीनल आर्टरी। ठीक है जी। यहाँ पर जो वेस्ट निकलेगा, जो वेस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ एक्सचेंज होने के बाद, पूरा जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ एज ए यूरिन, वो क्या होगा इस नेक्स्ट पार्ट से, जो कि क्या है यूरेटर, एक ये यूरेटर एक ये यूरेटर, दोनों किडनी के अपने अपने एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बोलते हैं यूरेटर। वो क्या होती है, इस तरह से यूरिन को पाउच आउट करके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में इकट्ठा कर देती है जिसका नाम होता है ब्लेडर। सारा का सारा यूरिन जो फॉर्म हुआ वो सारा का सारा ब्लेडर में, जो यूरिनरी ब्लेडर है ना, जो उसके अंदर क्या कर देता है, यहाँ पर सारा डाल, यहाँ पे आके डिपॉजिट कर देता है, और यहाँ पे सारा का सारा जो यूरिन है वो फिल आउट हो जाता है। अब जब यूरिन यहाँ पर फिल आउट होता है तो यहाँ पर कुछ होते हैं इसके ऊपर, जो आपको यूरिनरी ब्लेडर दिख रहा है इसके ऊपर कुछ सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। इसको हम क्या बोल देते हैं, इन सेल्स को बोलते हैं हम स्ट्रेच रिसेप्टर, है ना। ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं, जब ये फिल होते हैं तो इस तरह से खींचते हैं, और खींचने के बाद ब्रेन पे जाते हैं सिग्नल कि भैया जो यूरिनरी ब्लेडर है वो फिल हो चुका है और यूरिन पास आउट करने का समय आ चुका है। तो एकदम से जो अर्ज होती है यूरिन की वो हमारे माइंड से निकलती है, और जो होता है पेन यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर के अंदर थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। और जो यूरिनरी ब्लेडर की जो ओपनिंग है यहाँ पर, ये पर्टिकुलरली इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, और यूरेथ्रा के थ्रू हम क्या करते हैं, यूरिन को पास आउट कर देते हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू है पूरे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आ रहे हैं, किडनीज आ रही है, रीनल वेन आ रही है, रीनल आर्टरी आ रही है, जिसमें रीनल आर्टरी का काम है ब्लड को किडनीज के अंदर लेके आना, और रीनल वेन का काम है उससे एग्जिट ले जाना। यूरेटर का काम है जो यूरिन फॉर्म हुआ है उसको यूरिनरी ब्लेडर तक पहुंचाना, और यूरिनरी ब्लेडर का काम है उसको स्टोर करना, और यूरेथ्रा का काम है उसको जो पूरा यूरिन है उसको पास आउट कर देना। समझ में आई बात। तो इसके अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर इसी तरह से थ्योरीज लिखी हुई है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस इंक्लूड्स पेयर ऑफ किडनी, बात की है, पेयर ऑफ यूरेटर, एक इसमें आ जाता है आपका यूरिनरी ब्लेडर, और एक आ जाता है इसके अंदर यूरेथ्रा, और इसमें क्या होता है यूरिन फॉर्म होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है जी। सबसे पहले आप ये वाला प्यारा सा जो डायग्राम है उसको बना लीजिए, और ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं इनको नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है जी, चले। ओके, यहाँ पर भी एक कुछ स्ट्रक्चर है, इसमें भी आपको अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूँ, इसमें थोड़ा उसका मैग्नीफाइड फॉर्म दिखाया गया है कि भैया यहाँ से क्या आ रहा है, ब्लड एग्जिट ले रहा है, और यहाँ से क्या ले रहा है, एंट्री ले रहा है। ये क्या होगा यहाँ पर रीनल वेन होगा, और ये क्या होगा यहाँ पर रीनल आर्टरी होगा, और इसके अंदर क्या होता है इस तरह से फैली हुई होती है जो बाद में फिल्ट्रेशन के अंदर जाती है ना। इसमें भी यही कुछ थ्योरीज लिखी हुई है। पेयर किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, दे आर फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। किडनीज आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। अब ये जो नेफ्रॉन होता है, अभी इसके बारे में स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे हम। जो ये नेफ्रॉन होता है इसी को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। फॉर द रीजन, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन का मेन काम हो रहा है हमारी किडनीज के अंदर, ये कौन करवा रहे हैं, नेफ्रॉन्स करवा रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा लैक्स में होते हैं, इनका नंबर बहुत ज्यादा लैक्स में होता है हमारी किडनी के इसके अंदर। तो ये जो फिल्ट्रेशन पूरी करवा रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है, वो नेफ्रॉन की वजह से हो रहा है जो किडनी के अंदर प्रेजेंट रहती है। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। समझ में आई बात। तो अब किडनी इज अ क्रूशियल फंक्शन, लाइक क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, जो ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोटिक बैलेंस है बॉडी का, उसको मेंटेन करती है। ठीक है, आयंस का कंसंट्रेशन मेंटेन करती है, K+H+, कितना यूरिन के अंदर होना चाहिए, कितना बॉडी के अंदर होना चाहिए। जैसे हमें कई बार क्या होता है भैया, जो डिहाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, सोल्ट की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। फिर हम ORS लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सोल्ट होते हैं, सोडियम पोटेशियम के आयंस होते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी का दोबारा से बैलेंस दोबारा से बन जाता है, और जो डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी होती है बॉडी के अंदर वो पूरी हो जाती है। वो भी कौन मेंटेन करता है, हमारी किडनीज मेंटेन करती है। पीएच जो होता है उसको मेंटेन करती है, हमारे यूरिन का जो पीएच होता है वो स्लाइटली
एसिडिक की तरफ होता है, जो यूरिन का अपना पीएच होता है वो थोड़ा सा एसिडिक की तरफ जाता है ना। जो फ्लूइड का वॉल्यूम है हमारी बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करती है, साथ में कुछ हार्मोन्स भी वो प्रोड्यूस करती है जो कि आरबीसी को प्रमोट करने के लिए, आरबीसी जो सेल्स है उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का नाम होता है। इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, किडनीज रिलीज करती है, और वो क्या करती है, इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, आरबीसी फॉर्मेशन कराने के अंदर इन्वॉल्व होती है। समझ में आई बात? ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट है छोटे छोटे, आपको दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि आपको ये याद करने पड़ेंगे। तो डायग्राम आप छोड़ सकते हैं, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो चलेगा, बट ये थ्योरी नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चले। इसके बाद आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है अभी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है। ये आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको इसका बना के दिखा देता हूँ। चलिए चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसका स्ट्रक्चर, थोड़ा और सही से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं, है ना। देखो सबसे पहले इसके अंदर एक इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। क्या होता है, नेफ्रॉन के अंदर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। इधर से हमें पता है क्या आ रही है, रीनल आर्टरी आ रही है, और इधर से एग्जिट कौन ले रहा है, जो एग्जिट लेता है इससे वो कौन ले रहा है, रीनल वेन ले रहा है ना। तो बीच में क्या होता है, जो किडनी से एग्जिट ले रहा है वो क्या है, रीनल वेन ले रहा है, और जो एंट्री ले रहा है वो कौन ले रहा है, रीनल आर्टरी। तो ये क्या हो गया, रीनल आर्टरी, ये क्या हो गया, रीनल वेन आ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से जो सेंटर होता है यहाँ पर जो है, ये कैपिलरीज जो है बहुत बड़ा नेटवर्क सा बना के रखती है इस तरह से। यहाँ पर पूरा इसका क्या रहेगा, नेटवर्क। जो ये नेटवर्क है, ये पूरा जो नेटवर्क है इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो ये जो दोनों है, ये ग्लोमेरुलस है इधर, है ना, ये इधर क्या है, ग्लोमेरुलस है, और ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। इन दोनों को ही मिला के हम मालफिजियन बॉडी भी बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मालफिजियन बॉडी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये बाद में आगे जाके जो ये बोमेंस कैप्सूल वाला पार्ट है, ये आगे जाके इस तरह से कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं हम, जो आगे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर हो रहा है इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, है ना। यहाँ पर एक प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल नेक्स्ट जाके एक यू शेप लूप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस यू शेप लूप को हम बोलते हैं हेनलेस लूप। इसको हम क्या बोलते हैं, हेनलेस लूप बोलते हैं। देन फिर ये आगे जाके एक नेक्स्ट ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और बाद में इसी तरह से और भी कई नेफ्रॉन के इस तरह से यहाँ पर आ रहे होंगे, क्या आ रहे होंगे, इसी तरह से काफी डिफरेंट जो नेफ्रॉन्स हैं उनके भी इस तरह से डीसीटी आ रहे होंगे, और यहाँ पर फाइनली आके क्या बना देते हैं, कलेक्टेड डक्ट। क्या बना देते हैं, कलेक्टिव डक्ट। ठीक है जी, ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे नेफ्रॉन के। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट यहाँ पर मैंने आपको पार्ट्स लिखा है, ये किसके है, नेफ्रॉन के है। जिसमें क्या होता है, अगर थोड़ा सा आपको यहाँ पर ओवरव्यू दो कि कैसे काम करता है, यहाँ से ब्लड एंटर करेगा, यहाँ से ब्लड क्या हो जाएगा, छन जाएगा, और छनने के बाद जो ब्लड है वो रीनल वेन से एग्जिट ले लेगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर इस तरह से बोमेंस कैप्सूल के अंदर काफी डिफरेंट चीजें आ जाएंगी, जैसे कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजों में क्या होगा, कुछ बड़े प्रोटीन्स होंगे, ग्लूकोज होंगे, एमिनो एसिड्स होंगे, वाटर सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में होता है, वो सारा किसके अंदर आके इकट्ठा हो जाएगा, इस पीसीटी बोमेंस कैप्सूल के अंदर आके इकट्ठा हो जाएगा। जब ये आगे की तरफ पीसीटी के अंदर बढ़ेगा, तब ये पीसीटी के अंदर जब बढ़ता है
तो यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। जो एमिनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से यानी कि एनर्जी इस्तेमाल करके क्या कर दिया जाता है, दोबारा से रीअब्जॉर्ब करा दी जाती है। और उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट के अंदर एंटर कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं हेनलेस लूप। हेनलेस लूप के अंदर जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड किया जाता है। कैसा होता है, यूरिन को यहाँ पर कंसंट्रेटेड किया जाता है। जो कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है, जो कंसंट्रेशन यूरिन के अंदर हमें चाहिए जिससे कि उसका जो बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस है वो पूरी तरह से बना रहे, वो सब किसके अंदर किया जाएगा, हेनलेस लूप के अंदर किया जाएगा। एंड देन फिर वो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिप्यूल्स, जिसके अंदर क्या किया जाता है, कुछ रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और सबसे मेन काम यहाँ पर क्या होता है, आयन बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर आयन बैलेंस को मेंटेन कर दिया जाता है। और देन फिर यूरिन आके कलेक्ट हो जाता है कलेक्टिव डक्ट में, जहां से कुछ वाटर यहाँ पर क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है। कुछ वाटर यहाँ पर क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है। तो इस तरह से क्या होता है, पूरा जो अपना जो यूरिन होता है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। इसीलिए अगर बात करूं यहाँ पर जो फिल्ट्रेट बनता है पूरे एक दिन के अंदर, कहाँ पे, बोमेंस कैप्सूल के अंदर, वो लगभग 180 लीटर बनता है एक दिन में। 180 क्या, लेकिन हम यूरिन कितना करते हैं, 180 लीटर तो नहीं करते, करीबन 1 से 2 1.5 लीटर के आसपास या फिर 1.8 के आसपास क्या करते हैं, 1.8 लीटर के आसपास यूरिन करते हैं पूरे दिन में। अब जो है ये हो क्यों रहा है, जब 180 बन रहा है और यूरिन कितना निकल रहा है, 1.5 1.8 लीटर निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, सारी चीजें क्या हो रही है, बॉडी के अंदर दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो रही है, सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो रही है, जो कि पीसीटी करवा रहा है, हेनलेस लूप करवा रहा है, और डीसीटी करवा रहा है, और कुछ पार्ट कलेक्टिव डक्ट भी करवा रहा है। डीसीटी मेन काम यहाँ पर आयन बैलेंस का मेंटेन कर रहा है ना। तो ये इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये सारे काम क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे मिलके उस जो यूरिन बना उसको मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर पानी की कमी एटलीस्ट ना हो, है ना। मुझे बताओ समझ में आई नहीं बात, है ना। तो ये कुछ यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा नेफ्रॉन का कुछ स्ट्रक्चर है। चलो इसके थोड़ी सी थ्योरी भी देख लेते हैं कि थ्योरी में ये क्या बोलता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट अभी बताया, जैसे कि मैंने आपको, ये क्या होता है, क्या काम करता है भैया, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, लाखों के अंदर होता है, ये भी बता दिया। 2 पार्ट होते हैं, मालफिजन बॉडी, इसको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मालफिजन बॉडी बोलते हैं। मेड अप ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, विच एनक्लोजेस द बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, जो कि अभी पढ़ा है। चलिए, टुगेदर फिल्टर करते हैं मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस को। रीनल ट्यूब्यूल्स वाले रीजन में जो ये पूरा पीसीटी डीसीटी वाला पार्ट है उसको रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं, उसमें पीसीटी आ जाती है, हेनलेस लूप आ जाता है, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाता है, जो कि रीअब्सॉर्ब करवाते हैं मैक्सिमम सब्सटेंस को जब ब्लड फिल्टर करता है, और आउटपुट के फॉर्म में यूरिन फॉर्म हो जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, इसको आप पहले नोट कर लें, और देन फिर इसके बाद आप क्या करें, इसको नोट करने के बाद जो आपको यहाँ पे डायग्राम बनवाया है भी, उसको आप डायग्राम को बना लें। चलिए, ये वाला डायग्राम आप बना लें। चलिए, हो गया वो। चले, हेमोडायलिसिस सुना होगा, जब किसी की किडनी फेल हो जाती है, किडनी काम करना बंद हो जाती है, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, डायलिसिस करवाना पड़ता है। उसी जो ये डायलिसिस का प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेमोडायलिसिस, जिसके अंदर हम एक डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उस मशीन की हेल्प से क्या करते हैं, हम जो ब्लड को क्या करते हैं, पर्सन से निकालते हैं, उस मशीन के अंदर क्या करते हैं, घुमाते हैं, उससे जो फिल्टर को जो रिमूव करना होता है उसको रिमूव करते हैं, एंड दोबारा से फिर से क्या करेंगे, उस पर्सन के अंदर दोबारा से ऐड कर देते हैं। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और जो इससे गुजरता है, ये बड़ी गंदी बीमारी है जिसके अंदर किडनी फेल हो जाती है, या तो इसका जब किडनी फेल हो जाती है तो उसको नई किडनी लगवानी पड़ती है, या फिर उसको पूरी जिंदगी अपने डायलिसिस के ऊपर डिपेंड होता है। और ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है कि पर्सन जो है वो हर हफ्ते पहले तो डायलिसिस करवाएगा, उसे एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल्स के अंदर, क्योंकि ये चीज जो है घर पे नहीं कराई जा सकती, और ये प्रोसेस भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये इसमें मतलब पर्सन को बहुत ज्यादा परेशानी आती है। अब इसके अंदर होता क्या है, ये कुछ प्यारा सा डायग्राम दिख रहा है, इस प्यारे से डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं कि भैया ब्लैक रहता है ना,
यहाँ से देखो पर्सन से क्या किया गया, ब्लड लिया गया, पक्का है ये किससे लिया होगा, रेनल आर्टरी या फिर बोलो बॉडी के जो आर्टरीज है उनसे लिया गया, क्योंकि हार्ट से अवे ब्लड कौन पंप कर रहा है, वो आर्टरीज ही कर रही है ना। ब्लड यहाँ पे आया, वो पंप से उसने खींचा और उसको डायलिसिस के अंदर डाल दिया गया। डायलिसिस के अंदर डालने से पहले उसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी डाले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जब वो बाहर निकलेगा तो वो क्लॉट बना सकता है, यानी कि खून जम सकता है। तो उसको खून ना जमे तो उसके अंदर कुछ एंजाइम ऐड किए जाते हैं जिससे वो खून ना जमे। जमने के बाद क्या होता है, ये डायलिसिस यूनिट के अंदर चले जाते हैं। डायलिसिस यूनिट के अंदर जाने के बाद जो वेस्ट होता है वो रिमूव आउट हो जाता है, और जो पूरा का पूरा ब्लड है, जो क्लीन ब्लड होता है, वो दोबारा से ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाता है। इसके अंदर यहाँ पर क्या है, जैसे पूरा ये अगर मैं एक चैम्बर बना के दिखाऊं आपको, ये इस तरह से कुछ चैम्बर है, ये इस तरह से यहाँ से ब्लड आ रहा है। यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से कोइल्ड ट्यूब होती है, इस तरह से बहुत सारी कोइल्ड ट्यूब होती है, और वो इस तरह से फिर रिमूव आउट हो जाती है। यहाँ पर इस तरह से कुछ सॉल्यूशन यूज किया जाता है। सॉल्यूशन का यूज करके यहाँ पर जो कौन सा मैकेनिज्म होता है, अपना डिफ्यूजन वाला मैकेनिज्म होता है, ऑस्मोसिस वाला मैकेनिज्म होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्यूशन जो यहाँ पर हम डायलिसिस मशीन के अंदर यूज करते हैं, वो कंसंट्रेशन इस हिसाब से करते हैं कि इसमें से यूरिया जो है वो पास आउट हो जाए, कुछ जो अदर वेस्ट है वो वहां से पास आउट हो जाए, और जो ऑस्मोलैरिटी है, यानी कि जो आयंस कैटायंस का बैलेंस है या फिर जो वाटर का बैलेंस है ब्लड के अंदर, वो सेम एज इट इज रहे, और उसको दोबारा से इस पाइप को दोबारा इसके किसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे, पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड रिमूव वेस्ट आ गया, यहाँ पर ये डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, ये इस तरह से कुछ काम करता है। तो व्हेन द किडनी फेल इट रिजल्ट इन कॉम्प्लिकेशन, जो कि आपको बताया, और इसके लिए पर्सन को डायलिसिस के अंदर जाना चाहिए। मशीन जो फिल्टर करती है उसको डायलाइजर या फिर आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। एक्सेस वाटर को रिमूव करती है, सोल्ट को रिमूव करती है, यूरिया को रिमूव करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करती है, और रिमूव आउट वेस्ट मेटाबॉलिज्म जो कि यूरिया है ना। ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज रिमूव्ड and flows through the series of tube which made of semi permeable membrane. Dialysis flow on the other side of the membrane which draw impurities through the membrane. जो एक तरफ क्या होगी, सारी की सारी impurities इकट्ठी हो जाएंगी, एक तरफ जो ये पूरा रेड वाला पार्ट है यहाँ पर ब्लड एज इट इज दोबारा से इस पर्सन के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये जो हेमोडायलिसिस वाला पार्ट है इसको जल्दी जल्दी नोट कर ले, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। चलिए, मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। एंड ये हमारा लास्ट है एक्सक्रीशन इन प्लांट, ये छोटा रह गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट कैसा होता है, मुझे लगता है आपको पता होगा, पता है ये नहीं पता। चलिए, एक्सक्रीशन इन प्लांट सबसे पहले तो कौन करवा रहा है, स्टोमेटा ही करवा रहा है, क्योंकि जो वेस्ट रिमूवल है वो किसके फॉर्म में होता है, या तो वाटर के फॉर्म में होता है। वाटर जो ड्रॉपलेट्स आपको सुबह सुबह वहां पर दिखाई देती है, जिसको गटेशन बोलते हैं। जब आप सुबह सुबह घासों में से निकलते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं ना घासों के ऊपर, जिसे बोलते हैं गटेशन, उसके थ्रू होता है। स्टोमेटा है जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, उसके थ्रू वेस्ट रिमूवल हो रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है, स्टोमेटा होगी, लीव्स के थ्रू हो गया, रूट्स के थ्रू हो गया, ये सब कौन करवा रहा है, एक्सक्रीशन करवा रहे हैं प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पर कुछ बेसिक से थ्योरी लिखी हुई है, एक एक करके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट इसके अंदर है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोड्यूस लॉट ऑफ एनर्जी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड, excess water produced during respiration, and nitrogenous compound during the protein metabolism are the major excretory product in plant। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड्स है, एक्सेस वाटर है, कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स है ना, वो सारे क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है। प्लांट दो गैसेस वेस्ट प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए तो क्योंकि ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है तो वो उसके लिए वेस्ट है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, है ना। द एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस वेस्ट इन प्लांट टेक बाय स्टोमेटल पोर्स, जो कि अभी हमने बात करी। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, while carbon dioxide released during respiration is used for photosynthesis। हमने पढ़ा ही है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की। एक्सेस वाटर जो है ट्रांसपिरेशन की तरह रिमूव होता है, जो कि आपको गटेशन प्रोसेस के अंदर अभी बताया आपको मैंने, है ना। ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट जनरेटेड बाय द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, है ना। गम्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, ये सब वेस्ट है जो प्लांट्स का, जो कि स्टोर होके रहते हैं। लाइक बार्क होगी, स्टेम होगी, लीव्स, इनके अंदर क्या होते हैं, स्टोर्ड मिलते हैं। प्लांट जो इवेंचुअली प्लांट शेड ऑफ दिस पार्ट, जो जिसके अंदर ये जब इकट्ठे होते रहते हैं तो वो पार्ट क्या होते हैं, प्लांट से झड़ने स्टार्ट होते हैं। जैसे बार्क जो छाल होती है प्लांट की, आपने देखा होगा वो एकदम से रिमूव होते चले जाते हैं, क्योंकि वो एज अ वेस्ट है प्लांट के लिए, है ना।
A few example of excretory product of plant are oils produced from oranges, eucalyptus, jasmine, latex from the rubber of tree, papaya tree comes from the acacia। ये सारे क्या है, प्लांट के वेस्ट है। आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सम टाइम प्लांट इवन एक्सक्रीट इनटू द सॉइल, जो भी मैंने बोला कि प्लांट जो है रूट के थ्रू भी क्या करती है, एक्सक्रीशन करती है, और वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसके अंदर ऐड हो जाएंगे, सॉइल के अंदर हो जाएंगे। तो ये हमारा पूरे चैप्टर का क्या था, आज लास्ट पार्ट था, और फाइनली हमने इस चैप्टर को आज खत्म कर दिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिसने पूरा का पूरा ये चैप्टर देखा है, उसको पता लगा होगा कि कितनी चीजें हमने यहाँ पर, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर पढ़ी है। आपको चीजें यहाँ पर समझ में आई होगी। हम कोशिश करेंगे इसके अंदर एक और पार्ट ऐड करें जिसके अंदर हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज आपको सोल्व करके दिखाएं। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। और मुझे लगता है मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर।